हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड न्यूरोसर्जरी में। तो हम लोग न्यूरोलॉजी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही एब्रप्ट चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक वाइज चल रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि न्यूरोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट मतलब कि बहुत वास्ट और बहुत बल्कि है, राइट। तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ही छाट के आपको दूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल और प्लस छाट के। अगर ज़्यादा मैं पढ़ा दूंगा तो ठीक है ना, तो ज़्यादा हजम करना वोंट भी मतलब कि सफीस, ठीक है ना। कि पढ़ तो लोगे, याद कुछ नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो इतना ही पढ़ते जितना याद करना है, ठीक है ना। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, कम पढ़ेंगे तो उतना ही अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसको जो इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर का हम लोग कॉन्सेप्ट जो समझते हैं आज तक, उसको थोड़ा सा हम लोग बहुत ही रेडिकल एक तरीके से चेंज लाएंगे, कैसे इसको समझना है, ठीक है ना। और न्यूरो सर्जरी क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है। अपने आप में देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अगर इसको सरल कर लूँ या बहुत ही ईजी कर दूँ आपके लिए, तो मैं करूँगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, क्या जानते हो इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में, ठीक है। क्या जानते हो कि कोई भी प्रेशर जो कि ब्रेन के अंदर हो, यही तो जानते हैं भाई। क्रेनियम के अंदर कोई प्रेशर, वही इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये कहाँ हम लोग देखते हैं, बेसिक अपने जो भी वार्ड में देखते हैं। मेनिंजाइटिस के केस में ऑब्वियसली अगर आपने मेनिंजाइटिस का केस देखा होगा तो आपने एक चीज़ जरूर सुनी होगी, हाँ इस बंदे को है इंट्राक्रैनियल। जो आपके क्लास के टॉपर बच्चे जो होते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्लास में ज़्यादा नहीं बोला करते, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, क्लास में ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। ज़्यादा बोलोगे ज़्यादा सुनोगे, कम बोलो थोड़ा, ठीक है। अगर आता भी हम चुप रहो, ठीक, वो अलग चीज़ है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और क्या सुनते हो, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, राइट, मेनिंजाइटिस के केस में। तो वही इंट्राक्रैनियल प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सीएसएफ का कुछ ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, कहीं से भी जाए, तो वो फोरामेन और लेजेंडी लश्का, या तुम्हारा जो नीचे से हर्निएट करके आ रहा है उसके कारण से, ब्रेन हर्निएशन के कारण से कभी कभी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। कोई हेमरेज हो गया, जो कि हम लोग आज यहाँ बात करेंगे, क्या कौन सा हेमरेज, ठीक है ना। तो नो स्पेस ऑफ एक्सटेंशन फॉर ब्रेन। इंट्राक्रैनियल प्रेशर कब पड़ेगा, जब ब्रेन के पास एक्सटेंशन के लिए स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना। ब्रेन तो जो है हमारा कहाँ पे है, इंटैक्ट है ना, क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम के जो स्कल बोन्स के अंदर अपना तो इंटैक्ट है ब्रेन। अब उसको स्कल बोन्स के बाहर तो नहीं आ जाता, ठीक है ना। इन एनी केस, तो अगर जब वो ब्रेन बाहर नहीं आ पाता और उसके अंदर, ब्रेन के अंदर ही प्रेशर बढ़ जाए, तो क्या होगा, वो एक्सटेंड तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या बढ़ेगा, हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये भी है, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। ये क्या है, ये ब्रेन है, ये फोरामेन मैग्नम है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। तो आईसीपी क्या है, प्रेशर इनसाइड द स्कल के अंदर, स्कल बोन्स के अंदर प्रेशर इन द ब्रेन टिश्यू एंड सीएसएफ एंड ब्लड वेसल। अब कहाँ प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना, मैं बताया था। ब्रेन टिश्यू के अंदर ही कुछ हो गया, ठीक है, ब्रेन टिश्यू के अंदर, सीएसएफ के अंदर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, मेनिंजाइटिस के केसेस में, राइट। ब्लड वेसल के अंदर कोई हेमरेज हो गया, कुछ इन्फाक्ट हो गया, कुछ स्ट्रोक हो गया, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, 7 से 15 mmHg। याद रख लो कि हाँ ये होता है। देखो फिगर्स याद करना, देखो सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए इनफैक्ट, और आपके लिए भी होगा अगर जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आई गेस बहुत कम लोग, ठीक है ना। तो जो भी है, तो सबसे मुश्किल काम है आपका फिगर्स याद करना। फिगर्स और फैक्ट्स के लिए हमेशा कोशिश करो कुछ मेमोरी बना के चलो, ठीक है ना। जैसे आपका हैरिस डिक्टम है स्प्लीन के केसेस में, ठीक है, 1 3 5 7 9 10 11, ठीक है ना, वो जो भी है हैरिस डिक्टम स्प्लीन के केसेस में हम लोग याद करते हैं, ठीक है ना। इस तरह की कुछ कोशिश करो मेमोनिक बना ले, ठीक है ना। अगर नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं, फिगर्स बहुत कम लोगों को याद होते हैं, ठीक है ना। मेरे को स्पेशली नहीं याद होते फिगर्स, और आप लोग को पता है, और आप लोग को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि फिगर्स कैसे याद करें, ठीक है ना। मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा, ठीक है ना। बता दो, मेरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा और मैं लोगों से शेयर भी कर लूँगा और आपका भी नाम ले लूँगा भाई वीडियो में, हाँ, ठीक है ना। पेड प्रमोशन नहीं, पैसे नहीं मिलते इसके, कोई बात नहीं, बहुत ही कम आते हैं ना के बराबर। नॉर्मल आईसीपी की बात करते हैं कि 7 से 15 mmHg होता है सुपाइन एडल्ट में। अगर बंदा लेटा हुआ है सुपाइन एडल्ट में, 7 से 15 mmHg मिल जाएगा। पहला हम लोग बात करते हैं इडीमा हो गया, इडीमा, सेरिब्रल इडीमा, ठीक है, कोई भी सेरिब्रल इडीमा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब वो सेरिब्रल इडीमा कैसे हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। कैसे, एक इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर, एक इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, राइट। समझ में आती है बात, इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंटरस्टिशियल। अब इंटरसेल्यूलर में क्या हो गया, साइटोटॉक्सिक ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये साइटोटॉक्सिक होता है और ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है इंटैक्ट होता है। अभी ब्लड ब्रेन बैरियर का जो कि एस्ट्रोसाइट से बनी होती है ब्लड ब्रेन बैरियर, उसका लॉस
नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट है इंट्रासेल्यूलर में, ठीक है ना। तभी तो इंट्रासेल्यूलर कह रहे हैं, ठीक है ना। वाटर मूव्स इनटू सेल्स। अब क्या हुआ इस वाले केसेस में, ये ब्रेन टिश्यू वाले की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 हेडिंग्स में डिवाइडेड है, ब्रेन टिश्यू, CSF और ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट, राइट। और अगर ब्रेन टिश्यू की मैं बात करूँ फिर वो 3 हेडिंग्स में है, इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और कौन सा बताओ जी, इंटरस्टिशियल, ठीक है ना। तो ऐसे याद करोगे तो याद भी रह जाएगा, ठीक है, कितने कारण गिना दोगे, राइट। तो इंट्रासेल्यूलर में साइटोटॉक्सिक, ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट रहेगा। वाटर कहाँ जाएगा, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में केस में क्या होगा, सोडियम का मतलब कि लॉस हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है तो वाटर जो है बचाने की कोशिश करेगा, तो ठीक है ना। तो वाटर कहाँ चला जाएगा, इंट्रासेल्यूलर चला जाएगा। ऐसा ही ADH सिंड्रोम में, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH के केसेस में ये होता है। डिसफंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप डिसफंक्शन हो जाएगा और सीन इन ग्लोबल हाइपोक्सिया। ग्लोबल हाइपोक्सिया के केसेस में क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट है आपका कि ग्लोबल हाइपोक्सिया जब हुआ, ठीक है, हाइपोक्सिया जब बंदे को होता है तो इसका डिसफंक्शन हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक है ना। उसके कारण से भी आपका इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड मूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है खत्म, अभी इंट्रासेल्यूलर में इंटैक्ट था लेकिन यहाँ पे खत्म। इंक्रीज ब्लड परमिबिलिटी, वैसोजेनिक, यहाँ पे ब्लड वेसल की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, वैसोजेनिक ब्लड हो जाती है। कॉजेज क्या क्या हो सकता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। देखो मैं क्या होता है बेसिकली, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। ये मान लो ब्लड वेसल है, ये कुछ सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वैस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ गई तो सेल दूर दूर चले गए, सेल दूर दूर गए तो पानी जो है इसके अंदर से बाहर आ सकता है, ठीक है। पानी बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। तो यही कॉन्सेप्ट है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये होता है, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस के केसेस में। मेनिंजाइटिस क्या है, एक तो इन्फ्लेमेशन ही तो है, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस के केस में, मेनिंजाइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन ही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, ब्लड वेसल का वो खींचा, मतलब सेल्स दूर दूर गए, पानी बाहर गया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। ब्रेन टिश्यू के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ ब्रेन टिश्यू के अंदर भी हो सकता है। मेटास्टेसिस कोई हो जाए तो मेटास्टेसिस के केस में भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर अभी तो इंटैक्ट नहीं है, ठीक है। ट्रॉमा हो सकता है, लीड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। लीड पॉइजनिंग के केसेस में भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। इंटरस्टिशियल में आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस होता है, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोसेफेलस आपने सुना होगा कि आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी के केसेस में भी हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे जाके जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो फीटस की एंटीबॉडीज़ को डैमेज कर देती हैं, फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस होगा। और हाइड्रोसेफेलस के केस में क्लासिकल फाइंडिंग देखते होंगे कि इनलार्ज वेंट्रिकल जो होते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि ब्रेन में अगर आपको CT MRI में एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है ना, कि ये ऐसे करके और ये इनलार्ज लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, ये देख लो, ठीक है। तो इनलार्ज हो जाएंगे वेंट्रिकल, सीन इन CT MRI में दिखेंगे। बिकॉज इन न्यू बोन स्कल बोन सॉफ्ट होता है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, स्कल बोन्स अभी तो एडल्ट के केसेस में स्कल बोन तो इंटैक्ट रहेगी, स्कल बोन तो फैलेगी नहीं, लेकिन जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके में अभी तो जो स्कल बोन है वो तो अभी डेवलप कर रही है, राइट। तो क्या होता है कि अगर हाइड्रोसेफेलस का केस हुआ तो स्कल बोन भी खिंच जाएगी, ठीक है। तो बच्चा अगर लगेगा सर बहुत बड़ा हो गया, हाइड्रोसेफेलस, और मतलब कि उसका क्लासिकल फाइंडिंग है, टॉर्च लाइट मारोगे तो लगेगा कि मतलब अजीब सा उसके, जैसे आम आदमी में तो कुछ नहीं दिखेगा, उसमें एक रेडिश ग्लो करके आएगा। अगर आपने देखा होगा, अगर बहुत इंटरेस्टेड हो वार्ड में जाने के लिए, ठीक है ना, तो देखा होगा कि हाँ अगर हाइड्रोसेफेलस का बच्चा होगा तो उसका गजब का मतलब ऐसा रेडिश सा एकदम कैरेक्टरिस्टिक रेडिश हल्का सा ग्लो आएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रेडिश का, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इसके मेडिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं आइडिया है, बट मैं क्लिनिकल टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक। डिक्रीज स्पैन, आइज लुक साउंड, सनसेट साइन, इसमें क्या होता है कि एक सनसेट साइन दिखता है बच्चों में, सनसेट साइन दिखेगा, हाइड्रोसेफेलस में कॉमन है, ठीक है। ये याद करने की चीज़ है कि बच्चा जो है हमेशा नीचे देखेगा हाइड्रोसेफेलस के केसेस में, तो क्या होगा उसको, उसी को कह देते हैं सनसेट साइन। तो एक चीज़ ये अपनी फाइनल हो गई, ठीक है, सेरेब्रल एडीमा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेरेब्रल एडीमा। सेरेब्रल एडीमा के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक। तो स्वोलन ब्रेन हो सकता है, ठीक है भाई, बंदे का ब्रेन सूज गया है तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। कंप्रेशन ऑफ वैस्कुलेचर कंप्रेस किया तो हाइपोपरफ्यूजन ऑफ ब्रेन,
अगर यार ब्रेन टिश्यू मान ले स्वेल कर गए तो उसके आसपास की ब्लड वेसल को दबाएंगे ना, तो क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। ईडीमा कैन कॉज मास इफेक्ट ऑल्सो कॉजेज ब्रेन हर्निएशन। यही मैं बात कर रहा था कि अगर ईडीमा हुआ मास इफेक्ट लगेगा उस पे बंदे पे, ठीक है। फिजिक्स, सिंपल फिजिक्स। अगर अरे यार कोई भी चीज़ समझो यार, किसी भी चीज़ का ईडीमा होगा, बड़ा होगा, हर्निएट कर जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन हर्निएशन मास इफेक्ट के कारण से। और यही सेरिब्रल टॉन्सिल जो होता है कभी कभी हर्निएट कर सकता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंप्रेस सेरिब्रल टॉन्सिल कम इनटू फोरामेन मैग्नम मास इफेक्ट से। जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर पड़ा, वो कंप्रेस कर देगा किसको, सेरिब्रल टॉन्सिल्स को, और वो क्या करेगा, वो हर्निएट कर जाएगा इनटू फोरामेन मैग्नम पे, ठीक। तो कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, खत्म, बंदे खेल खत्म। समझ रहे हो क्या हो सकता है? देखो, खाली एक इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से बंदे को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो क्या? ये इतना डेंजरस चीज़ है, और मतलब ये सोचने की चीज़ है, ठीक है ना, कि इतना डेंजरस चीज़ है, लेकिन हम लोग अभी भी इसमें ध्यान नहीं देते। मान लो कि ब्रेन, ध्यान तो देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी जैसे ब्रेन का एडीमा हुआ तो मास इफेक्ट के कारण जो है सेरिब्रल टॉन्सिल्स कहाँ आ गए, फोरामेन मैग्नम में आ गए। फोरामेन मैग्नम में आए तो वो कंप्रेस कर दिया किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हुआ तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और बंदा गया हाथ से। स्वोलन गायरा कैन इफेस सल्काई, ठीक है। जो सल्काई होते हैं हमारे, जो कि सेंट्रल सल्काई, पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल सल्काई, ठीक है, लेटरल सल्काई, अगर पढ़ा होगा आपने तो स्वोलन गायरा वो पढ़ाया भी है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, सालों पढ़ लेना जाके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्वोलन गायरा वो बेसिक है, वो ना बेसिक नहीं से याद करोगे तो कुछ नहीं याद होगा न्यूरोलॉजी में। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक बना के चलो। स्वोलन गायरा कैन इफेस सल्काई, तो स्वोलन गायरा जो होते हैं फेस कर सकते हैं सल्काई को। पुअर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि पुअर डिफ्रेंशिएशन होता है वाइट एंड ग्रे मैटर का। यहाँ पे वाइट और ग्रे मैटर के बीच में वो क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगा सेरिब्रल एडीमा के केसेस में, राइट। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सेरिब्रल एडीमा के, ठीक। तो देखेंगे कि हेड इंजरी हो सकता है बंदे को, कोई भी हेड इंजरी हो गया, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या बात की है हमने कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर, इंटरस्टिशियल वाले का बात किया, तीन चीज़ों की बात किया। ब्रेन टिश्यू में तो था इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंटरस्टिशियल, और दूसरा क्या था अपना CSF, तीसरा क्या था ब्लड वेसल, और ये क्या है सेरिब्रल एडीमा। कॉजेज क्या क्या होंगे, हेड इंजरी, CVA, ठीक है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स जो कि ट्रॉमा के कारण से हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों मैंने इतनी छोटी सी चीज़ बताई, क्योंकि मैं जब सेकेंड ईयर में था तो मेरे टाइम पे तो फॉरेंसिक सेकेंड ईयर पे थे मैं, मतलब 18 बैच, ठीक है ना। तो क्या होता था कि RTA लिखा था, मैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस सोचता था उस टाइम में। मेरे को पता ही नहीं था कि यार फॉरेंसिक मेडिसिन में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या कर रहा है, लेकिन वो था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स थे, ठीक है ना। तो ऐसी मूर्खता वाली हरकतें मत करना, जो भी शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म भी देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हेड इंजरी में क्या होता है कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, एनी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो, ऑब्वियसली वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर का राइज कराएगा। हाइड्रोसेफेलस बताया ही मैंने अभी। ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर और एपिलेप्सी, ये सब का कॉज हो सकते हैं। तो ऐसा कोई खास चीज़ इसमें अभी तक तो नहीं बताया। हेड इंजरी बताया, ब्रेन ट्यूमर बताया है, और हाइड्रोसेफेलस, ब्रेन इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी। साइन एंड सिम्टम में क्या है, अब देखो साइन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के क्या क्या साइन सिम्टम्स हो, खुद सोचो, ठीक है, रटो मत, सोचो क्या क्या देखते हो वार्ड में, क्या क्या देखते हो। वार्ड में देखे हो कि बंदा कहेगा डॉक्टर साहब मेरे को सर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। मेनिंजाइटिस के केस में यही है, दो चीज़ें मिल गई। तीसरा कुशिंग ट्रायड, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो तो आप फील तो नहीं कर सकते, मतलब वो तो ये तो क्लिनिकल फाइंडिंग है। जो मरीज तो कह रहा है इतना तो आना चाहिए कि हाँ सिम्टम क्या क्या है, साइन तो चलो अपन देखेंगे, ठीक है। हेडेक क्या है, ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कंप्रेशन और ड्यूरा। ट्रैक्शन हो सकता है ब्लड वेसल का, कंप्रेशन ऑफ ड्यूरा के कारण से हेडेक हो सकता है ब्लड वेसल के ट्रैक्शन से। थ्रॉबिंग और बर्स्टिंग, थ्रॉबिंग पेन होगा बंदे को एकदम कि हाँ अरे कोई सर पे मार रहा है मेरे। वर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑन गेटिंग अप। मेनिंजाइटिस का पेशेंट जो है सुबह बहुत चिल्लाएगा, वार्ड में अगर रहोगे तुम बहुत चिल्लाएगा सुबह, ठीक है। बर्स्ट इन होता है मॉर्निंग में, ऑन गेटिंग अप अगर वो उठेगा लगेगा अरे यार क्या है ये, ठीक है ना। तो वर्स इन मॉर्निंग और गेटिंग अप। वर्स ऑन कफिंग, स्नीजिंग, ऑन एक्सर्शन करेगा तो और गंदा होगा उसको, खांसेगा तो और उसको दर्द करेगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ एक चीज़ याद करने वाली हो गई। रिलीफ ऑन वॉमिटिंग, एनाल्जेसिया, वॉमिटिंग होगा, एनाल्जेसिया होगा, फ्लूइड का हल्का सा लॉस होगा तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा।
प्रोजेक्टाइल एंड विदाउट नोजिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है विदाउट नोजिया, ठीक है। अगर नोजियस वॉमिटिंग होती है तो उसको नॉन प्रोजेक्टाइल होती है, और प्रोजेक्टाइल में विदाउट नोजिया आएगी, मतलब कि दूर जाएगी रहेगी तो विदाउट नोजिया, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। कशिंग ट्राइड क्या होगा, कशिंग ट्राइड, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है, हाइपर ब्रेडी ब्रेडी करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो हाइपर ब्रेडी ब्रेडी इसको याद कर सकते हो। एक ब्रांडी होती है, ब्रांडी अगर सुना होगा, ठीक है ना, तो उससे भी याद कर सकते हो। लड़कों को तो पता है, लड़कियों को नहीं पता, तो आपको बताने नहीं जा रहा मैं, ठीक है ना। ब्रांडी होती है, कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। हरामी जितने लड़के हैं वो पढ़ा होगा ऑब्वियसली। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिप्निया। ब्रेडिप्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ, सांस धीरे धीरे ले रहा है, लेने तकलीफ नहीं, तकलीफ तो कुछ और कहेंगे, डिस्निया कह देंगे उसको, ब्रेडिप्निया है, ठीक है ना। ब्रेडिप्निया धीरे धीरे सांस ले रहा है। हाइपरटेंशन हो गया बंदे को, ठीक, बंदा जो है हाइपरटेंशन में लैंड किया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, ब्रेडिप्निया हो गया, कोई ऐसी कोई खास चीज़ तो नहीं दिखी मेरे को। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑल्टर्ड सेंसोरियम के बारे में, राइट। ऑल्टर्ड सेंसोरियम इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, वेरी 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 ब्रॉड टर्म, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, राइट। तो यहाँ पे ऑल्टर्ड सेंसोरियम के मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा। ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब इतना जान लो कि बंदा को कंफ्यूज रहेगा, हल्का सा कंफ्यूज, प्रॉपर मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन समझ लो कि अभी हल्का सा वो बंदा कंफ्यूज रहेगा। ऑल्टर्ड सेंसोरियम, विजुअल फील्ड लॉस, ट्रांजिएंट ऑब्सक्योर विजन ड्यू टू पैप्लिडीमा, ठीक है, विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, ट्रांजिएंट ऑब्सक्योर विजन रहेगा पैप्लिडीमा के कारण से। बायलेटरल सिक्स क्रेनियल नर्व पाल्सी डिप्लोपिया, सिक्स क्रेनियल नर्व पाल्सी हुई, 6 LR6, यही तो मेमोनिक याद करते हैं, भारतवर्ष में यही मेमोनिक चलता है। अगर आप मान लो कि अगर जब आप लोग जब भी एम्स की तैयारी, तो हम लोग पैदा होते शुरू कर देते। अगर आप एक साल के बच्चे से लात मार के पूछोगे कि क्या होता है, कौन से लेटरल रेक्टर से कौन से मसल क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं, वो बोलेगा अरे 6 क्रेनियल नर्व, LR6, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि डिप्लोपिया के कारण होता है, ठीक। अगर 6 क्रेनियल नर्व की पाल्सी हुई, लेटरल रेक्टस काम करना बंद किया, तो दोनों आई बीच में आएगी। अगर बाइलेटरल हुआ, डिप्लोपिया हो गया, बंदे की आंखें कुछ ऐसे दिखेंगी, ठीक है ना। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट इनिशियली, डायलेट लेटर, ठीक। जो प्यूपिल्स होते हैं हमारे, वो इनिशियली तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन बाद में जाके डायलेट कर जाएंगे, ठीक। कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे इनिशियली, डायलेट कर देंगे लेटर, प्यूपिल्स इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो यहाँ पे पहले आप पूरा सीक्वेंस समझ लो क्या होता है। पहले तो प्यूपिल्स इक्वल एंड रिएक्ट नॉर्मली, ठीक दिख रहा है। प्यूपिल रिएक्ट टू रॉड स्लोली एंड ब्रिस्कली, लाइट से रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन स्लोली कर रहे हैं। डायलेटेड प्यूपिल है, कंप्रेस्ड थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। डायलेटेड क्रेनियल मतलब कि थर्ड क्रेनियल नर्व क्या कौन सी होती है, ऑक्यूल मोटर नर्व, ठीक है। अगर कंप्रेस्ड हो गई वो, तो क्या होगा, एक तरफ की डायलेटेड प्यूपिल होगी, ठीक। बायलेटर डायलेटेड फिक्स प्यूपिल ओमनियस साइन होता है। पहले तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा फिर डायलेट करेगा, बस इतना याद कर लो, लेकिन इसको भी देख लो कि क्या क्या होता है। बायलेटर डायलेटेड फिक्स प्यूपिल ओमनियस साइन होता है, ठीक। पिन पॉइंट प्यूपिल पॉन्स डैमेज और ड्रग्स के फ्लूइडली ब्लोन एंड स्टेज होता है। अगर पिन पॉइंट प्यूपिल हुआ, पिन पॉइंट प्यूपिल एक जगह और पढ़े होंगे, फार्मा की क्लास याद करो। ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग, बहुत ही क्लासिकल टर्म वहाँ पे डिस्क्राइब होता है कि अ फार्मर कम्स विथ कि वो अपने खेत में कुछ डाल वाल रहा था, कीटनाशक ही कहते हैं ना, हाँ, कीटनाशक डाल रहा था, फिर उससे वो एक्सपोज हो गया, आपकी इमरजेंसी में लाया, ठीक है। और उसके क्या है, आपने एग्जामिनेशन में देखा कि उसकी प्यूपिल जो है पिन पॉइंट है, कौन सी पॉइजनिंग होगी, तो उसको हमेशा याद करते हैं ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको याद करना। तो पिन पॉइंट प्यूपिल पॉन्स डैमेज में इससे भी हो सकता है, फुल्ली ब्लोन हो सकता है, एंड स्टेज की तरह से। और क्या क्या देख सकते हैं, पल्सेटाइल टेनिटस देख सकते हैं कि टेनिटस है उसको, ठीक। पैप्लिडीमा, टेनिटस मतलब क्या, रिंगिंग सेंसेशन, ठीक। पैप्लिडीमा हो सकता है, पैप्लिडीमा के कारण से ट्रांजिएंटली ऑब्सक्योर विजन होती है। ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स और डॉल साइड देखो, डॉल साइड फिनोमेनन इज इंपॉर्टेंट है, अब ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डॉल साइड फिनोमेनन में क्या होता है, अब मैंने क्या किया कि हेड को मैंने साइड, जैसे कोई पेशेंट आया अपने पास, मान लो कि कोई भी पेशेंट आया आपकी मेडिसिन की ओपीडी में भर्ती होने आया, ठीक। आपने उसके हेड को जो है साइड में टर्न किया, ऐसे उसका जैसे एक बच्चा आया छोटा सा, ठीक। आप बच्चे क्या, जो क्यूट से बच्चे होते हैं, ऐसे उनको उनके गाल को पकड़ के ऐसे नहीं करते हो कि हाँ क्यूट सा है, नहीं, लड़कियाँ तो ऐसे ही करती हैं, ठीक है। बचपन में बहुत सी लड़कियाँ ने हमें भी किया है, बट अभी नहीं करते हैं, अभी तो है, दुख है, लेकिन
क्या करें, ठीक है। तो आते हैं यार, पढ़ाते हैं, खैर ये सब मजाक की बातें, ठीक है। हेड टर्न्स टू साइड, अब देखो क्या करते हैं अपन और डॉल्साई मूवमेंट में बेसिकली एक बंदे का अगर मैंने सर को साइड में घुमा दिया, लेकिन जो उसकी आईज होती है बंदे की वो हमेशा फॉरवर्ड देखेंगे। मान लो कि अगर एक बंदा है उसके जैसे अगर मैंने कोई भी बंदा कोई सीधा देख रहा है उसको पलट दिया तो वो उस साइड देखने लगेगा, मतलब जिस साइड पलटा है। लेकिन इस केस में बंदे की जो आंखें हैं वो स्टिल फेसिंग फॉरवर्ड रहेंगी, हमेशा फॉरवर्ड की तरफ रहेगी, और मूव बैक टू मिड लाइन, ठीक है, हमेशा वो मूव बैक करेंगे मिड लाइन की तरफ। और इसको क्या कहते हैं, इंटैक्ट ब्रेन स्टेम। ये देखो मैंने बंदे को इधर घुमाया लेकिन बंदा सामने देख रहा है, बंदे को इधर घुमाया लेकिन बंदा तब भी सामने देख रहा है। जैसे वो तुम बहुत ही फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की, आई गेस, हाँ, मोनालिसा, किधर भी साइड से देखोगे वो लगता है तुम्हें ही देख रही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, घुमा दो लगेगा तुम्हें वो सामने ही देखेगा, इधर भी घुमा दो सामने देखेगा, ठीक है ना। सामने रखोगे सामने ही देखेगा ऑब्वियसली। अगर ये नहीं सोचना कि सामने रखोगे तो उल्टा देखने लगेगा, नहीं, सामने रखोगे सामने भी देखेगा, सामने ही देखेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मूव बैक टू मिड लाइन। और इससे क्या हम लोग डिनोट करते हैं, हाँ, बंदे का ब्रेन स्टेम जो है इंटैक्ट है, डॉल्साई। अब क्या होता है, हेड टर्न टू साइड, आई टर्न विथ हेड, ब्रेन स्टेम अफेक्टेड। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेन स्टेम इंटैक्ट रहेगा बंदे का तो जिधर घुमाओगे वो तुम्हारी तरफ देखेगा, मोनालिसा की पेंटिंग। लेकिन 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 अगर तुमने हेड टर्न किया और बंदा उस साइड देखने लगा तो मतलब समझ जाना कि इस बंदे का दिक्कत है, डॉल्साई। तुमने एक छोटी सी गुड़िया, ठीक है, जितनी भी लड़कियां हैं मैं उनको कहूँगा कि आपने अपने बचपन में कोई गुड़िया खेली होगी, लड़कों से भी बोल रहा, आपके घर में बहन वहन रही होगी या आप लोग शौकीन रहे होंगे इस चीज़ों के, खैर, तो आपने गुड़िया देखी होगी, ठीक है ना। तो जिसको मैं अगर पलट दूँ उसको मैं पलट देता हूँ तो उसकी आंखें उधर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है ना। कुछ ग्लास टाइप का, ग्लास बीड्स टाइप के होते हैं, उधर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो उससे ये समझना है कि अगर ऐसा फिनोमिनन ये पेशेंट में दिख रहा है तो क्या होगा, उसका ब्रेन स्टेम अफेक्टेड होगा, और कुछ नहीं है डॉल्साई फिनोमिनन। समझ में आती है इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नहीं समझ में आए तो एक बार और देखना। इसमें क्या होगा, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आईसीपी के जो बढ़ेगा तो 3 चीज़ें होती है, हाइपर ब्रेडी, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया। यहाँ पे एक होती है चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग, वेरी एडवांस स्टेज में, बहुत ही एडवांस स्टेजेस में चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग होती है। अब चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग, अब चिंग स्ट्रोक ब्रीडिंग मत पढ़ लेना, चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग होता है ये, ठीक है। मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि मेरे क्लास में क्या हुआ कि मेडिसिन का वाइवा चल रहा था। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आज मी कि ये बता यार कि चिंग स्ट्रोक ब्रीडिंग में क्या होता है। मैं क्या चिंग स्ट्रोक ब्रीडिंग या चिंग चाइनीज सूप क्या, नहीं, क्योंकि वो पूछना चाह रहा था दरअसल चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग, राइट। तो चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग क्या है कि एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, ये एक एबनॉर्मल पैटर्न है। अब नाम कुछ अलग से दिया है तो एबनॉर्मल ही होगा यार, ऑब्वियसली। कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिवली डीपर एंड समटाइम्स फास्टर, कभी कभी वो डीपर ब्रीदिंग लेगा और कभी कभी फास्टर, मतलब ऐसे सुनाई दे रहा होगा यार, लेकिन मैं देखो कोशिश कर सकता हूँ, अब मैं दिखा नहीं सकता, कोशिश कर सकता हूँ समझाने की। डीपर समटाइम्स फास्टर, प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन फिर बीच में एक जगह क्या होगा, एपनिया आएगा। देखो, ब्रीथिंग फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज दैट रिजल्ट्स इन अ टेम्पोररी स्टॉपिंग ब्रीथिंग कॉल्ड एज एपनिया। यहाँ पे क्या होगा, बंदा पहले तो प्रोग्रेस करेगा, डीपर इंस्पिरेशन लेगा, फास्टर लेगा, फिर एक एपनिया का स्टेज आएगा जो यहाँ पे एकदम बंद, फिर एक शुरू होगा प्रोग्रेसिव, डीपर और फास्टर। ये ब्रीदिंग 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 एपनिया, ब्रीदिंग 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 एपनिया, इररेगुलर एस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज, ब्रीथिंग होगी फिर फॉलो कैसे करेगी, ग्रेजुअल डिक्रीज दैट रिजल्ट्स इन टेम्पोररी स्टॉप, जो कि एपनिया का फेज है, और ब्रीदिंग कॉल्ड एज एपनिया, ये एपनिया का फेज है। स्टेप वाइज अप्रोच टू ट्रीटमेंट ऑफ आईसीपी, अगर स्टेप वाइज अप्रोच की मैं बात करूँ कि कैसे आईसीपी को ट्रीट करोगे तो समझो, इंसर्ट आईसीपी मॉनिटर, आजकल की डेट में सबसे बेस्ट है आईसीपी मॉनिटर डाल दो, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आईसीपी मॉनिटर डाल दो, पता करता रहेगा हाँ कितना कितना है, ठीक है ना। वी वांट आईसीपी लेस देन 20, 5 से कितना बताया, 8 से 15। देखो मेरा, देखो मैं अभी कुछ देर पहले पता है मेरा न्यूमेरिकल फिगर गायब हो गया, ठीक है ना। 8 से 15 आई गेस होता है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार यार, आई गेस इतना ही होना चाहिए, 7 से 15 है, 8 से 15 नहीं, 7 से 15, राइट।
तो अगर 20 से देखो, हमें आईसीपी जो है 20 से कम रखना है, ये चीज़ याद रखनी है। और सीपीपी देखो क्या होता है ना यार, फिगर्स तो क्या होता है ना यार, किताब में देख लोगे, लेकिन जो क्लिनिकल नॉलेज है ना, एट द इंस्टेंट, एट द मोमेंट क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है यार। फिगर का क्या है यार, फिगर आज ये है कल कुछ और होंगे, इंसिडेंट्स आज कुछ है कल कुछ और रहेगा, ठीक है। इसीलिए मेरे लिए कम्युनिटी मेडिसिन वॉज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट टू मेमोराइज, राइट, बिकॉज मेरे से नहीं होता यार, मेमोराइजेशन नहीं होता यार, मैं कॉन्सेप्ट पे खेलता हूँ, ठीक है ना। और यही काम करना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट पे खेलना चाहिए। बाकी तो यार क्लिनिकल इंस्टिंक्ट्स है, अगर आपकी कब काम आ जाए कब काम ना करे, ठीक है, वो तो भगवान भरोसे ही रहता है। और डॉक्टर अगर तुम बनोगे कभी भी फ्यूचर में तो तुम्हें समझ में आएगा ये चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि क्लिनिकल इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। और वो डेवलप होता है धीरे धीरे, और शुरुआत से ही पढ़ने में। आप अगर फर्स्ट ईयर में आओ, आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप ढंग के डॉक्टर बनना। पार्टी वार्टी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार पढ़ो भी इतना कि मतलब वो कंपनसेट हो जाए पार्टी तुम्हारी। जितनी भी पार्टी करो उतना पढ़ाई करो, भी पढ़ाई बहुत करो, ठीक है। क्योंकि आप ये उस टाइम पे मरीज़ को ऑन ओपीडी के टेबल पे मरीज आएगा और आप उससे ये नहीं कह पाओगे कि साहब ये तो मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से नहीं था तो हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कर पाओगे, आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। जाए तो वहाँ बेइज्जती होगी, जाए तो अभी थोड़ी बेइज्जती सह लो और पढ़ लो, ठीक है ना। तो आई गेस पढ़ाई बहुत ही हार्ड है, लेकिन करनी पड़ेगी, राइट, कुछ भी करके। वी वॉन्ट ICP लेस देन 20 mmHg, 20 mmHg से ICP हमें कम चाहिए। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कहाँ कितने ज़्यादा चाहिए, 60 से ज़्यादा चाहिए, ये हमें याद रखना है। परफ्यूजन हमें अच्छा खासा देना है बंदे को, ICP को 20 से कम रखना है। एलिवेट हेड ऑफ द बेड, अब क्या है कि हम लोग हेड ऑफ द बेड को क्यों एलिवेट करते हैं, क्योंकि यार एडीमा है, ऑब्वियसली हमें चाहिए कि वो ज़्यादा एडीमा नीचे चला जाए, तो हेड ऑफ द बेड को ऊपर कर देंगे। इंजेक्शन मैनिटॉल से क्या होता है, ब्रेन का जो है इडीमा कम होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है। ये CHF में नहीं देते लेकिन मैनिटॉल, क्योंकि वो अंदर चला जाता है। ड्रेन CSF वाया वेंट्रिकुलोस्टॉमी कर दो। वेंट्रिकल्स में अगर है तो वेंट्रिकुलर में मतलब वेंट्रिकुलोस्टॉमी कर सकते हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दो इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो कि होता है, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन दे दो फॉर वेसोजेनिक ट्यूमर एब्सेस। अवॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन हेड ट्रॉमा, इस्केमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को ट्रॉमा में, इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक में अवॉइड करना है। कब देना है, वेसोजेनिक फ्रॉम ट्यूमर एब्सेस बन गया तब। सेडेशन हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, बट गिवन इस पेशेंट इज लेटलेस। सेडेशन हम लोग अवॉइड इसलिए करते हैं यार कि कभी कभी हो सकता है पेशेंट कोमा में लैंड कर जाए, राइट। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं यार पेशेंट कोमा में लैंड करे। तो अगर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है या उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द है यार, ऑब्वियसली यार मरीज़ का थोड़ा सा हित का सोच के हल्का सा तुम सेडेशन दे सकते हो, ठीक है ना। अब सेडेशन में भी क्या देना चाहिए तुम्हें, मॉर्फिन और प्रोपोफोलॉल और मिडाजोलम। अब मैं रिकमेंड करूँगा अगर हैरिसन के हिसाब से अगर चलो तो प्रोपोफोल आप हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में, जो कि बहुत ही माइनर से, देखो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है, लेकिन वहाँ पे आप सेडेशन नहीं दे सकते चाहे पेशेंट कितना भी एजिटेटेड हो। लेकिन हैरिसन में एक जगह लिखा है कि वहाँ पे कि प्रोपोफोल दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये बात मैं हैरिसन से पढ़ी नहीं है, ये मेरे एक टीचर हैं उन्होंने बताई है, ठीक है। वो 21st एडिशन का जो भी अपडेट जो भी बताया था उन्होंने, ठीक है, पढ़ी नहीं है। मैं हैरिसन से नहीं पढ़ सकता, मेरे औकात के बाहर की किताब है, तुम लोग भी मत पढ़ना, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं कि प्रोपोफोल दे सकते हैं हम लोग, प्रोपोफोल को दे सकते हैं। प्रोपोफोल याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है यार, ये कभी भी आपका MCQ फंसे तो हमेशा प्रोपोफोल को अपने अच्छे मतलब कि उसमें रखना, ठीक है ना। एंड न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस इफ नेसेसरी, तो न्यूरोमस्कुलर अब ऐसा नहीं है कि देना ही देना है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी प्रोपोफोल, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो प्रोपोफोल दे सकते हो, ठीक है, ये याद रखना। एंड न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस इफ नेसेसरी, ठीक। हाइपर वेंटिलेशन PaCO2 30 to 35 mmHg, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, यहाँ पे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है, क्योंकि PaCO2 जो है ड्रॉप करेगा यहाँ पे, राइट। 40 नॉर्मली आई गेस 40 to 45 के बीच में ही होता है। अगेन इसको मैं कंफर्म मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इतना ही होता है, हाँ शायद से इतना ही होता है यार, देख लेना इसको यार एक बार यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क बना देना, इसको देख लेना, ठीक है। प्रेशर थेरेपी क्या होता है, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। प्रेशर थेरेपी में ये चीज़ें दे सकते हो कि हाँ भाई कि जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो 60 mm से ज़्यादा रहे तो क्या कैसे रहेगा, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन दे दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। हेड ट्रॉमा का मतलब हो गया तो हाइपर वेंटिलेट करेगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में जाएगा, सेरेब्रल
वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, परमिएबिलिटी डिक्रीज करेगी और इडीमा कम होगा। अब रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि सेरेब्रल वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा ये, ठीक, जिससे परमिएबिलिटी कम होगी और जिससे इडीमा जो है कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग का क्या कारण था, क्या कि क्यों ऐसे एवे थोड़ी ना होता है, कोई चीज़ बॉडी में एवे नहीं होती, ठीक है ना, उसका पीछे कारण होता है, कोई मैकेनिज्म होता है, कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, राइट। अब चेन स्ट्रोक ब्रीडिंग हुआ तो हाइपर वेंटिलेट बंदा किया, हाइपर वेंटिलेट बंदा करेगा तो क्या होगा, सेरेब्रल वेसल का रेस्पिरेटरी, पहले तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस भी आएगा, अरे यार CO2 ज़्यादा होगा तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रोडोसिस होता है, इसका उल्टा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हुआ तो सेरेब्रल वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब क्या होता है, CO2 क्या, अगर CO2 जानते हो यार कि क्या, हाँ CO2 ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा तो वेजोडाइलेशन होता है, यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो परमिएबिलिटी डिक्रीज किया, परमिएबिलिटी डिक्रीज किया तो इडीमा होगा, अरे इडीमा कम होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, हिपोक्सीमिया कॉज वेजोडाइलेशन ऑफ सेरेब्रल, वही मैं बता रहा था, विच इंक्रीजेज सेरेब्रल वेसल परमिएबिलिटी रिजल्टिंग इन सेरेब्रल एडिमा, ये याद रखना। कंसीडर सेकंड टायर थेरेपीज फॉर रिफ्रैक्टरी एलिवेटेड ICP, तो सेकंड टायर थेरेपी में क्या कर सकते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट दे सकते हैं, ये सब देखो, ये सब जितने भी मतलब कि टॉप नॉच हॉस्पिटल हैं जो हर जगह से हार चुके हैं वो ये सब करते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट लगा देते हैं, डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, डीकम्प्रेसिव क्रेनियम काट के हटा दिया डीकम्प्रेस करने के लिए, हाइपोथर्मिया। अब भाई जान बचानी है, देखो मेन हमेशा ये याद रखना, एक चीज़ हमेशा अपने पास याद रखना कि गुरु मंत्र एक तरीके से मान लो, ठीक है ना, कि जब भी पेशेंट आए और वो मरने की हालत में हो तो ये नहीं सोचना है कि तुम उसको दम ठीक कैसे कर सकते हो, ये सोचना है उसके लिए सबसे बेहतर क्या है। इसीलिए हम लोग हमेशा कैंसर के केसेस में 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर 5 ईयर सर्वाइवल बहुत ही कम है तो हम लोग पेशेंट का जो है क्या कहते हैं लाइफ मॉडल, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टी ट्यूब डाल देते हैं, जो कि कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर के केसेस में या CVD के केसेस में, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। हाइपोथर्मिया में आपको प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन डैमेज, ये क्या होता है कि कभी कभी आप लोग याद रखते हैं, हाइपोथर्मिया में ब्रेन को रखने से ब्रेन का फंक्शन जो है डिक्रीज कर जाता है और उससे क्या होता है, हमारा सेकेंडरी ब्रेन डैमेज ये जो है प्रिवेंट होता है। तो ये यार रही कुछ बात ICP की, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा और सब एरेक्नॉइड हैमरेज या और भी इस तरह के सब ड्यूरल हैमरेज वगैरह देखेंगे, राइट। तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर की मैं बात रही, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं